नॉट गो, है ना। सबसे पहली कविता ही बिल्कुल रोमांटिक कविता है, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डोने। जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है, आसान भाषा में लिखी हुई है, और आप इसको लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए। हु डिस्क्राइब्ड हिज नोबेल इम्पल्स ऑफ लव, जिसने वर्णन किया है प्यार के गहराइयों का, यानी सच्चे अनुभवों का वर्णन किया है। इम्पल्स ऑफ लव मतलब प्यार की गहराई, यानी कि डीपनेस। ही वॉज द पायोनियर ऑफ लिरिकल, यानी वह मार्गदर्शक थे। पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक। ऑफ लिरिकल, लिरिकल का मतलब होता है गीत में, गीत। एंड सैट्रिकल, और व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक मतलब वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक। भर्स, भर्स का मतलब होता है कविता संग्रह। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो काव्य संग्रह होता है, यानी कि बहुत सारी कविताओं का जो कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं भर्स। कॉल्ड मेटाफिजिकल, उसे मेटाफिजिकल कहा जाता है, यानी कि वह मार्गदर्शक थे गीत में और व्याख्यात्मक काव्य संग्रह के, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। इन दिस पोएट्री, इस कविता में, द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस, कवि ने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है द फीलिंग्स ऑफ लव, प्यार के अनुभवों का। व्हेन लवर्स पार्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि प्यार करने वाले दोनों भागों के, यानी दोनों तरफ के, ईच अदर यानी एक दूसरे से प्यार के लिए दोनों पार्ट के अनुभवों का वर्णन किया है। ही शोज द पैशन ऑफ लव, वह दिखलाते हैं प्यार के जुनून को। थोड़ा सा अब हम स्टार्टिंग से लेते हैं कि क्या इसका मूल भाव है। अभी तो मैंने इसमें लाइन लाइन अर्थ बता दिया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब हुआ कि प्रियतम मैं नहीं जाता, यानी कि विरह की गाथा है ये। दो प्रेमी प्रेमिकाओं के विरह की गाथा है, यानी जब विरह होता है प्रेमी और प्रेमिका में, तो क्या अनुभव होते हैं, क्या फीलिंग होता है, कौन सी अवधारणाएं होती हैं, क्या विचार होते हैं मन में, इन सब पे यहाँ पे फोकस है, इसी पर बात की गई है। तो एक रोमांटिक कविता है, और कविता को कविता की तरह से आपको समझना पड़ेगा। हिज इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट, उनका इरादा हर्ट करना नहीं है, यानी हर्ट करना मतलब दिल को चोट पहुंचाना नहीं है। हर, उसे किसके लिए यूज किया गया है, बिलवेड। बिलवेड का मतलब होता है प्रेमिका, और लवर का मतलब होता है प्रेमी। ही फील्स, वह अनुभव करते हैं, दैट द वर्ल्ड मे कॉल हिम गिल्टी, कि दुनिया उसे गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी, दोषी कह सकती है, बुला सकती है, कहना बुलाना यहाँ कॉल के लिए। उसे माने किसे, प्रेमी को, प्रेमी बोले तो लवर। बट ही इज नॉट, लेकिन वो है नहीं। अगर आप इस कविता को पढ़े होंगे तो आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक प्रेमी प्रेमिका से अलग हो रहा है, और उस समय जो मन में विचार आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं, लेकिन मेरा ये इरादा नहीं है, मेरा ये मन नहीं है कि मैं तुमसे जुदा हूं, मैं तुमसे अलग हूं, बल्कि ये प्रकृति का नियम है। दिन है तो रात होना ही होना है, मिलन है तो विरह होना ही होना है, सुख है तो दुख होना ही है। सुख की परिभाषा तभी गढ़ी जा सकती है जब दुख का एहसास हो, यानी दिन तभी कहलाता है वह दिन जब रात का एहसास हो, है ना। तो ठीक उसी तरह से, यानी प्यार की उस पराकाष्ठा को हम तभी पा सकते हैं जब विरह की गाथा हो, उसमें शामिल हो। यानी कि प्यार है तो उसमें बलिदान भी होता है, जिसे हम सैक्रिफाइस यानी त्याग भी कहते हैं। तो उसी त्याग की गाथा का सहर्ष वर्णन किया है कवि जॉन डोने ने अपनी बातों से, और प्यार की पराकाष्ठा के मूलभूत बातों को अपनी इस कविता के माध्यम से पाठकों के सामने रखा है। ही बिलीव्स, वह मानते हैं, दैट कि इफ ही डाइज, कि अगर वह मर जाते हैं, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम, तो उनके लिए अच्छा होगा। बताइए इससे बढ़ के क्या सेक्रीफाइस हो सकता है। आज का प्यार और इनका वाला जो प्यार है उसमें काफी अंतर दिख रहा है। यानी ये कहते हैं अगर मैं मर जाऊं, मैं बोले तो मैं नहीं, मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं सुबह सुबह क्यों अपने आप को इसमें सेक्रीफाइस कर दूं। मैं बोले तो कभी अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए यह बेस्ट होगा कि दुनिया मुझे कम से कम बेवफा तो नहीं कहेगी,
दुनिया मुझे बेवफा नहीं कहेगी। रोड पे चलते लोग भी क्या सोचते होंगे कि क्या यहाँ पढ़ाई होता है लेकिन ये कविता है, इसको इस बातों से समझना होगा। ही इज नॉट, ही बिलीव्स दैट ही डाइज, अगर वह मर जाते हैं, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। ही देयरफॉर गोज अवे एंड सेज, वह इस प्रकार से चले जाते हैं और कहते हैं, हिज बिलवेड दैट ही हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस, और अपने बिलवेड से कहते हैं कि उसी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, ना कोई लोभ है आप तुमसे। यानी कि मैं जा रहा हूं तो ये प्रकृति के चक्र हैं, ना मैं किसी काम से जा रहा हूं, ना मैं तुमसे उब चुका हूं, और ना मैं तुमसे बेवफाई करके जा रहा हूं, बल्कि ये एक दुनिया की फितरत है कि मुझे ये जाना पड़ रहा है। तो ना कोई डिजायर है और ना कोई भाव है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि ही हैज गॉन मैड इन लव, ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्यार में पागल हो गए हैं। इन लव, देन ही प्रोमिसेस, और तब वह प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, टू मेक ही जर्नी सक्सेसफुल, और इस प्रकार की बातें करते हैं कि तुम इस ऐसा समझो कि मैं जाऊं, जितनी जल्दी मैं जाऊं उतनी जल्दी मुझे आने की कामना करो। यानी कि मैं वादा करता हूं कि मैं जल्दी से जाऊंगा और तब तुम्हारे जिंदगी में पुनः मैं आऊंगा। नहीं कहते हैं अगले जन्म में, अगले जन्म में, ये सिर्फ कल्पनाएं मात्र होती हैं। अगला जन्म कुछ अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन इट इज नॉट पॉसिबल, आई थिंक। तो ये जर्नी को सक्सेसफुल बनाने की कामना करते हैं, है ना। ही इज वेरी सैड, वह बहुत उदास है। ऑब्वियसली विरह की गाथा है तो उदासी तो होगी। ही फील्स दैट, वह अनुभव करते हैं कि हाउ वीक इज द पावर ऑफ मैन, कि आदमी की शक्तियां कितनी कमजोर होती हैं। इफ बैड टाइम कम्स, अगर बुरा वक्त आता है, ही कैन नॉट एग्जिस्ट अनदर मूवमेंट, तो वह दूसरे पल को नहीं जी पाते हैं, दूसरे पल को नहीं जी पाते हैं। उसका मतलब समझिए, सपोज दैट आपके जीवन में कभी खुशियां आई होंगी और कभी गम भी आए होंगे, तो जब गम का समय होता है तो क्या खुशियों के टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, है ना। रावण जो इतना बड़ा प्रतापी राजा था, वह भी, उसे भी एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ा। यानी वह भी उस दिन दुखी हुआ था जब उसका पुत्र मेघनाथ, मेघनाथ ना, हाँ, जब उसका पुत्र मेघनाथ मरा था। और आपको याद होगा, अगर आप उस सीरियल देखे होंगे तो याद कीजिए उस सीन को, जिसमें मैंने एक बैकग्राउंड से म्यूजिक आता था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। मतलब वो इतना बड़ा प्रतापी राजा था, लेकिन फिर भी अपने खुशी के क्षण को उस दुख के घड़ी में शिफ्ट नहीं कर सकता था। यानी समझ सकते हैं कि यानी जब बुरा वक्त आता है तो उसे जीना ही पड़ता है। ए लॉस्ट आवर कैन नॉट बी रिकॉल्ड, यानी कि बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता है। नाउ द लवर फॉल्स इन सॉरो, अब लवर जो है, लवर मतलब प्रेमी, दुख में है। ही नोटिसेस, वह इस बात को देखते हैं कि इफ ही बिलव्ड साइज, कि अगर उसकी प्रेमिका कराहती है ना, कराहना, ग्रोन, GROAN, ग्रोन या साय का मतलब होता है कराहना। सी साइज, यानी वह कराती है, यानी हिज साउल अबे, यानी कि तो हिज का प्रयोग किसके लिए है? प्रेमी के लिए। तो मतलब है कि जब वह कराहती है तो उसकी आत्मा कराहती है। कौन बोल रहा है? प्रेमी बोल रहा है। यानी कि जब तुम कराहती हो, यानी जब आहें भरती हो, तो मानो मेरी आत्मा कराहती है। ये सब सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक बातें। व्हेन शी वीप्स, जब वह रोती है, हिज ब्लड ब्लीड्स अवे, मानो उसके शरीर से खून निकलता है। यानी कि वो तुम्हारे आंसू के बूंद मेरे शरीर के खून के समान है। और प्यार की इतनी बड़ी परिकाष्ठा बहुत कम जगह आपको देखने को मिलती होगी। खासतौर पे जॉन डोने ने अपनी कविता के माध्यम से ऐसी प्रस्तुति की है। इट इज नॉट ए राइट वे, यह एक अच्छी बात, ठीक बात नहीं है। दैट सी लव्स हिम, कि वह उसे प्यार करती है, एंड सी डज सो, और वह ऐसा करती है। ऐसा हो नहीं सकता है। कोई चाहेगा, कोई प्रेमी और प्रेमिका में प्यार हो और कोई ऐसा चाहेगा कि उसके शरीर से खून निकले प्रेमी के शरीर से? अगर प्रेमी के शरीर से खून निकलना प्रेमिका को बर्दाश्त है तो इसका मतलब प्यार ही नहीं है। फिर वो, तब ये प्यार का मतलब क्या हो गया? तो यही वो कहते हैं कि इफ ये इट इज नॉट ए राइट वे, यह सही तरीका नहीं है। दैट सी लव्स हिम, कि वह उसे प्यार करती है, एंड सी डज सो, और ऐसा करती भी है। यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक समझा रहे हैं कि तुम मत उदास हो, ये प्रकृति का चक्र है, इसके बाद फिर से मिलन होगा, विरह और मिलन गाथा है। इफ सी वेस्ट्स हिम, अगर वह उसे बर्बाद करती है, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम, तो वह उसके लिए अच्छा होगा। ये कितनी बड़ी सोच रखते हैं। ये चाहते हैं, ये मानते हैं कि तुम्हारे चलते हम बर्बाद हो जाएं,
हालांकि आज के डेट में ऐसा संभव नहीं है या होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये प्यार की अद्भुत परिभाषा। ये कहते हैं कि अगर वह उसके लिए बर्बाद हो जाए, प्रेमिका के लिए बर्बाद हो जाए, तो उससे बढ़ के उसके लिए कोई चीज नहीं होगी। इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम। फाइनली ही आर्ग्यूज दैट, फाइनली वो बात करते हैं, कहते हैं, मतलब आह्वान करते हैं, उससे अपील करते हैं, किससे? प्रेमिका से। दैट दोज हु लव फॉर ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, कैन नेवर बी पार्टेड, कभी जुदा होते ही नहीं है। यानी कि प्यार की अद्भुत परिभाषा दी है यहाँ पे कि जो, यानी कि वो जो इस दोनों के बीच में जो जुदाई हो रही है वो कभी होती ही नहीं है। यानी कि इस बात को वो समझाते हुए हमेशा ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर हम एक दूसरे के दिलों में हैं तो फिर बी पार्टेड यानी अलग होने का कोई बात ही नहीं है। हेंस इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट द पोएम ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस, यहाँ पे कविता में कवि ने खूबसूरती से वर्णन किया है, दैट द फीलिंग्स ऑफ ट्रू लव, प्यार के सच्चे अनुभवों का। तो 10 मिनट आप पूरे एक रोमांटिक दुनिया में रहे, अब इससे बाहर आइए और अब हम लोग नेचर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, स्वयं के लिए गीत। अब प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति को पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, उससे बाहर निकल जाइए अब, नहीं तो फिर समझ नहीं पाइएगा, उसी में रह जाइएगा तो फिर समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, वो खत्म, एक कल्पना मात्र था, कुछ नथिंग। चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के लिए गीत, एक सकारात्मकता का प्रतीक। सकारात्मकता यानी स्वयं के लिए, यानी जीवन के गीत, जीवन के संगीत, और उन गीतों और उन संगीतों में अपने आप को आनंदित महसूस करने के लिए एक कविता लिखी गई है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन के बारे में आप जानिए कि वो प्रकृति से काफी, अब जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आपने सुना होगा, वाल्ट व्हिटमैन, ये सारे जो कवि हैं, उन सारे कवियों का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस रहता था कि मैंने इंसानों की जिंदगी को प्रकृति से तुलना करना, और एक दूसरे को पैरेलल मानते थे, यानी एक दूसरे को समानांतर मान के इस बात की हमेशा चर्चा की है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोइट्री। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई। हेयर द पोएट हैज प्रेजेंटेड, यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है ब्यूटीफुली, खूबसूरत तरीके से, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म का मतलब हो गया अमेरिकन व्यक्तिवाद को, अमेरिकन व्यक्तिवाद को, यानी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना इनकी फितरत थी। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर, एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है शुरू में, यानी कि उसने कारपेंटर के रूप में प्रारंभ किया, मतलब कारपेंटर मतलब समझते हैं ना, बढ़ई के रूप में अपना शुरुआत की। और समझिए कि बढ़ई के रूप में शुरुआत की, इतने बड़े कवि हो गए कि आज उनकी कविताओं को हम यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं। बिफोर हिज 12th बर्थडे, 12 साल तक उसने क्या किया? बढ़ई का काम किया। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, वो प्रिंटर के रूप में भी काम किया। तो प्रिंटर मैंने क्या उनमें प्रिंट होता था? नहीं, मैंने प्रिंट करते थे वो। टीचर भी थे एंड एडिटर, संपादक भी थे। ही हैज प्रेजेंटेड, उसने प्रस्तुत किया है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जीवन के अपने कॉन्सेप्ट, विचारों को, एंड सेज, और कहते हैं दैट ही एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स अलोन, यानी कि वो कहते हैं, इस कविता के माध्यम से इस बताने की कोशिश करते हैं कि वह स्वयं में एंजॉय करते हैं, है ना। आदमी दो तरह का होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट जो भी होते हैं वह अपने आप में आनंदित महसूस करते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, है ना, खुद से एंजॉय करते हैं। संभवतः इस तरह की सोच को यहाँ पे दर्शाया गया है। एंड सिंग्स दिस सॉन्ग, और इस गीत को गाते हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट हैप्पीनेस एंड सॉरो आर द टू साइड्स ऑफ लाइफ, यानी कि सुख और दुख आर द टू साइड्स, दो पक्ष होते हैं जीवन के। यानी सुख, मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही बात की थी, सुख का एहसास तभी होता है जब हमारे जीवन में दुख भी होते हैं। अदरवाइज सुख ही सुख रहेगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि शायद इसी को सुख कहते हैं। यानी दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। समझ रहे हैं ना मेरी बात ना? इसी बात का एहसास उन्होंने कराया है। लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज, ये इनके द्वारा कही गई महत्वपूर्ण लाइन है। आप लोग भी, आप भी से याद रखिए कि जीवन सिर्फ खुशियों की सेज नहीं होती है, यानी गुलाबों की सेज, मतलब यहाँ पे तुलना है खुशियों से, यानी खुशियों की सेज नहीं होती है, यानी जो सैया सेज मैंने कौन चीज? सैया, सोने की जगह, यानी वो गुलाबों की नहीं होती। यानी कि जीवन में केवल दुख ही नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कांटे भी होते हैं, यानी उसमें तकलीफ भी होती है। द पोएट रियलाइजेस पेन, यानी कभी दर्द को महसूस करते हैं। ही गोज इन डीप मेडिटेशन, वह गहरे ध्यान में चले जाते हैं। एंड सेज, और कहते हैं, दैट दिस टंग, ये जिह्वा, जिह्वा का मतलब यहाँ पे क्या? बोली से है, आवाज। ब्लड माने शरीर का खून। एंड अदर पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, और शरीर के अन्य भाग।
हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बने हैं और इसी हवा से बने हैं। सेंटेंस आराम बिल्कुल आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? द पोएट फाइंड्स, कवि पाते हैं हैप्पीनेस, खुशियां इन द समर ग्रास, समर ग्रास में। यानी कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आपको हर प्रकृति के हर चीजों में खुशियां दिखाई देगी। अगर आप मानसिक रूप से तनाव में हैं तो आपको हर चीज, वो प्रकृति की सुंदरता भी आपको कठोर लगेगी, आपको वो बिल्कुल ही निष्फल आपको देगी। ही रियलाइजेज, वह महसूस करते हैं, दैट ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, कि वह 37 साल के हो चुके हैं। ही इज फिजिकली वेरी स्ट्रांग, लेकिन फिर भी अपने आप को भौतिक रूप से मजबूत मानते हैं। ये सारी कविता का पार्ट है, आप कविता अगर पढ़े होंगे तो उस सब बातों का यहाँ जिक्र किया गया है। ही होप्स, वह आशा रखते हैं, टू मेंटेन हिज गुड हेल्थ, यानी 37 साल के हो भी गए हैं तो भी ये कहते हैं, तो यानी कि उनकी एक सकारात्मक सोच बताती है कि वह फिर भी अभी एक तरह से युवा है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर किए हुए हैं, यानी कि गुड हेल्थ अप टू द डेथ, यानी कि कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत तक हम अपने अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं, यानी अच्छा हेल्थ मेरा बना रहेगा, इस तरह की बात की आशा रखते हैं। इनफैक्ट दरअसल ही सजेस्ट्स अस, हमें वह सजेशन देते हैं, टू एंजॉय फॉर एवर, इंजॉयड फॉर एवर, मैंने हमेशा अपने आप को नकारात्मक नहीं बनाना चाहिए, हमेशा अपने आप को खुश रख के एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। और ये सिखाती है हमें प्रकृति, और प्रकृति से इसकी तुलना करते हुए ये कविता लिखी गई। दस द पोएम, इस प्रकार से कविता गिव्स, देती है, द जॉयफुल डेडिकेशन, आनंदमयी समर्पण, टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत महत्व को बताते हुए, यानी स्वयं के लिए, व्यक्तिगत, इसीलिए लिखा हुआ सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब क्या, मेरे स्वयं के लिए। यानी कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी कि गम आएंगे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं, है ना। अगर आपके खुशियों के लिए न प्रकृति जिम्मेवार होती है, ना आपका समाज जिम्मेवार होता है, ना देश जिम्मेवार होता है, ना परिवार जिम्मेवार होता है। यानी कि अगर आपको खुश रहना है, एकमात्र थीम इस चैप्टर में है कि अगर आपको खुश रहना है तो इसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा और आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, यानी स्वयं से खुशियां ढूंढिए, तभी जाके खुश रह सकते हैं, नहीं तो दुख के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। यानी आप मान के चलिए कि इस दुनिया में गम ही गम है, आपको खुशियां ढूंढनी पड़ेगी, उससे निकाल निकाल के अपने जीवन के हिस्से की खुशियां आप में लानी पड़ेगी, और तब शायद आप खुश रह पाएंगे। इस कविता का मूल मंत्र यही है। आगे बढ़ूं, हाँ या ना? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, यानी अब जीवन का अंतिम समय है। देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की बातें का वर्णन किया गया, अभी तक सुख दुख से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब फिर से एक नकारात्मकता का बोध कराते हुए कि अब जीवन का अवसान हो रहा है, अब पत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मकता सकारात्मकता की शुरुआत होती है, इस बात का प्रतीक है ये कविता। यानी कि जब नकारात्मकता आती है, यानी रात आती है, रात अगर नकारात्मकता है तो ये इस बात का द्योतक है कि वह एक समय ऐसा आएगा कि रात खत्म होगा, फिर सवेरा होगा। यानी कि नकारात्मकता समाप्त होगी, सकारात्मकता आएगी। ये इस चैप्टर के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इज कंपोज्ड बाय W.H. Auden, यहां कंपोज का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक गीत है जिसे कंपोज किया जाता है और कविता लिखी जाती है। गीत को कंपोज किया जाता है, कविता लिखी जाती है। एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज बिलोंग टू lyric, and the lyric is composed by W.H. Auden, and you will have to remember it. He was a versatile poet, वह एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। भर्स ड्रामेटिस्ट, भर्स का मतलब हो गया काव्य संग्रह करता, ड्रामेटिस्ट नाटककार, क्रिटिक आलोचक, ट्रांसलेटर अनुवादक, एंड एडिटर संपादक थे। संपादक। द प्रेजेंट लिरिक, यानी ये वर्तमान जो गीत है, सोच दिखलाती है द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन की कुंठाओं को, यानी इंसान के जीवन में बहुत सारे गम आते हैं, कुंठाएं आती हैं, दुख आते हैं, वेदनाएं आती हैं, व्यथा आती है, सब एक ही चीज हुआ। ये सारे जो आते हैं, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशंस। और यही फ्रस्ट्रेशंस जब हावी हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यानी कि उसी स्थिति को, मनुष्य की वही स्थिति डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति कही जाती है, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो। इट ऑल्सो टेल्स अस, यह हमसे कहते हैं
अबाउट द अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानवीय जीवन के कभी पूरे ना होने वाले सपने के। इनका एक थीम है यहाँ पर, इस लाइन को बताना चाहते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है, मनुष्य के दुखी होने का क्या कारण है। मनुष्य हमेशा अपनी अपनी आशाओं में जिंदा है, यानी ये कर लेते हैं, ये हो मिल जाए, वो मिल जाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, यानी जीवन में सब कुछ आपको नहीं मिलेगा और यही दुख का कारण होता है ना। ड्यूरिंग द ऑटम, ऑटम के दौरान, ऑटम मतलब पतझड़, पतझड़ के दौरान द लीव्स ऑफ द ट्रीज बिगेन टू फॉल फास्ट, यानी पत्ते तेजी से झड़ने लगते हैं। जब पतझड़ आता है तो देखिएगा कि सारा पत्ता झड़ जाता है पेड़ से। फ्लावर्स विल नॉट लास्ट एंड द सपोर्टिंग ट्री विल गो टू द ग्रेव, फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, अभी फूल नहीं खत्म हुए हैं, एंड द सपोर्टिंग ट्री, और उसके सपोर्टिंग ट्री जो अगल बगल के छोटे छोटे पौधे होते हैं, विल गो टू द ग्रेव, यानी वह भी धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब कब्र में चले जाएंगे। मतलब ये समझिए, इसका, इस लाइन का अर्थ समझिए कि मनुष्य के जीवन, मनुष्य कोई कितना भी महान क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे जाना ही है। और उसके आसपास के जो लोग होते हैं, ये जीवन की सत्यता है कि वह उसके जाने के पश्चात कभी साथ नहीं जाएंगे, चाहे वह कितना ही किसी के लिए प्यारा क्यों ना हो। आप देखते होंगे कि बेटा मर जाता है किसी माँ का, तो माँ चली जाती है साथ में, क्या नहीं जाती है, यही जीवन का सत्य है। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं यहाँ सपोर्टिंग ट्री, सपोर्टिंग ट्री का मतलब हो गया कि वो आसपास के जो किंग्स फॉल्क हैं, किंग्स फॉल्क मतलब रिलेटिव्स। ए फोर व्हील्ड बेबी कैरेज गो रोलिंग ऑन, एक 4 चक्के वाली गाड़ी तैयार है। 4 चक्के वाली गाड़ी से आपका इशारा समझ में आ गया होगा, वो राम राम सत्य है वाला, यानी वो सबके लिए तैयार है। कब, यानी उस सवारी जो है ये वन टाइम पेमेंट है, एक बार आपको चढ़ना ही है उस पर, समझ रहे हैं ना, और सबको वो अंतिम यात्रा है और वो तय करनी ही है। द पोएट एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कवि वर्णन करते हैं मानवीय जीवन की निरंतरता का, और ये जीवन जो है वो निरंतर गति से चलने का काम है। आप रुक नहीं सकते हैं, आप नहीं सोच सकते हैं कि ये खुशियां जो अभी आई हैं वो कुछ दिन रहे, ऐसा नहीं है। वो जीवन परिवर्तन होगा, आपको कितनी भी खुशी क्यों ना मिली हो, लेकिन अगला दिन हो सकता है वो गम में परिणत हो, फिर खुशियां मिले। तो ये जो जीवन है सुख और दुख का संगम होता है। देयर इज ए प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर आप देखते होंगे कि मृत्यु होती रहती है। मृत्यु यानी कि जिंदगी में सबको आनी ही आनी है, तो बड़े स्तर पर मानव की मृत्यु होती रहती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ चिल्ड्रेन आर बॉर्न, और बच्चे जन्म भी लेते रहते हैं। ये तो जीवन का चक्र है, एक तरफ मृत्यु भी हो रही है तो एक तरफ जन्म भी लेते हैं। इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और यही जीवन की निरंतरता को बतलाती है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबको आती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मानते भी है, ऐसा सच भी है। इट इज सेड द मैसेंजर ऑफ डेथ ऑलवेज मूव अराउंड अस, यानी कि मैसेंजर ऑफ डेथ मतलब क्या हो गया, यमराज। यमराज हमारे चारों तरफ है, अभी तुरंत ही गिर उड़ जाए, यहाँ पे भूकंप आ जाए, हम लोग सब निकल लेंगे यहाँ से, है ना। दे कम एंड टेक अवे अस, दे कम, वे आते हैं, एंड टेक अवे अस, और हमें यहाँ से लेके जाते हैं। आफ्टर दैट वी फील लोनली, तब वहां पर सिर्फ हम अकेला महसूस करते हैं। वहां साथ में कोई जाएगा, कोई जाएगा, कोई नहीं जाता है ना, अकेले रहते हैं। द पोएट हेयर एक्सप्रेसेस, कभी यहाँ वर्णन करते हैं, व्यक्त करते हैं द डेड बॉडी, यानी कि जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर में वो किसकी, डेड बॉडी की, यानी जब बात कर रहे हैं अकेले चलने की बात, तो कौन क्या जाता है, मनुष्य थोड़ी चलता। अच्छा ठीक है अब चलिए, अब हो गया काम, इधर भाई तुम लोग असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना, अब हम निकलते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा। यानी कि मृत्यु के पश्चात वो डेड बॉडी का प्रतीक है यहाँ बताया गया। द पोएट सेज, कभी कहते हैं दैट डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी ये निश्चित है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं अवश्यम भावी, यानी कि ये आना ही आना है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। द पोएट फाइंड्स द सेम थिंग इन ह्यूमन लाइफ, और कभी मानवीय जीवन में भी यही सब कुछ पाते हैं। द मैसेंजर ऑफ डेथ अप्रोचेस, यानी कि यमराज हमसे अप्रोच करते हैं, एंड टेक्स अवे आवर हैप्पीनेस, और हमारी खुशियों को छीन ले जाते हैं। आवर बॉडी बिकम्स कोल्ड, और हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात, डेड बॉडीज एक्टिव हैंड्स आर फ्रीज्ड, यानी डेड बॉडी के जो हाथ चल रहे होते हैं वह भी फ्रीज हो जाते हैं, वह भी जम जाते हैं, यानी कि वह भी समाप्त हो जाते हैं। वी लूज आवर ऑल सेंसेस, यानी हम अपने सारे भावों को खो देते हैं।
सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट वी टेक द लास्ट जर्नी ऑफ आवर लाइफ, और इस प्रकार से हम अपने जीवन की अंतिम यात्रा को प्राप्त करते हैं या करते हैं। आया समझ में? तो अभी आप देख सकते हैं 3 कविता पढ़े और तीनों में कभी खुशी कभी गम का एहसास हो रहा है। नहीं, कभी शुरुआत किए थे प्यार मोहब्बत रोमांटिक से, उसके बाद फिर जीवन के गीत, और फिर अंत में मर गए। तो आप इसको कह सकते हैं जवानी और बुढ़ापा का संगम है ये। चलिए अब फिर से एक और दुख भरी कहानी, ऑड टू ऑटम, यानी पतझड़ के गीत। पतझड़ के गीत यानी नकारात्मकता की बड़ाई, यानी कि नकारात्मकता है तो सकारात्मकता है, और इसी के लिए ओड का मतलब होता है गीत, और खास तौर पे जो गुणगान वाला गीत होता है, गुणगान करते हैं ना किसी का नाम, तो इसके लिए ओड का प्रयोग किया जाता है। तो ओड टू ऑटम, ऑटम के गीत। आए समझ में? आगे बढ़ता हूं मैं। ऑड टू ऑटम इज ए फेमस पोएट्री ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध कविता है। ऑड इज अ ग्रीक वर्ड, ऑड एक ग्रीक शब्द है, मीन्ट बाई सिंग इन इंग्लिश, जिसका अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? सिंग मतलब गीत गाना। अभी तुरंत बताया ये सब। इन दिस पोएट्री, इस कविता में किट्स हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम, यानी ऑटम की सुंदरता का वर्णन किया है। ही सेज, वह कहते हैं, दैट दिस सीजन इज द सिंबल ऑफ द ड्यू। ये सारी बातें उसमें वर्णन है। ये कहते हैं कि दिस सीजन, यह सीजन, इज द सिंबल यानी प्रतीक है, ऑफ द ड्यू, ड्यू मतलब कौन सी? ओस, एंड मिस्ट और कुहासा, धुंध जिसको कहते हैं, धुंध या कुहासा का ये मौसम है। कौन? पतझड़ के बारे में बात कर रहे हैं। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि ऑटम इज द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द सन, यानी वह सन का एक घनिष्ठ मित्र है, होता है। मतलब ये सब क्या मतलब है, घनिष्ठ मित्र होता है? व्हाट डज इट मीन? यानी ये कहते हैं कि ऑटम एक ऐसा सीजन है जिसमें कि सारी नकारात्मकता को समेटे हुए है, लेकिन वह सकारात्मकता के आने का प्रतीक है। आने का प्रतीक होना मतलब क्या? कि जब नकारात्मकता समाप्त होगी, यानी आप देखते होंगे कि बैसाख के महीने में आप, या फिर जब ऑटम खत्म होता है, तब माने ज्यादातर फल फूल होते हैं, और उससे उसकी तैयारी कब होती है? तो ऑटम के टाइम में ही होते हैं। नए नए पत्ते झड़ के नए नए फिर पत्ते आते हैं, तब बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु के बाद आप देखेंगे कि सब जगह फल फूल लग जाता है। यानी कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए ऑटम का गीत गा रहे हैं कि पतझड़, तुम्हारे पास सब कुछ है, और तुमने ही सूर्य के साथ मित्रता करके इन सब का प्लानिंग किया है, इन सबको फलदार बनाने की कोशिश की है। ऑटम विद द सन प्लान्स टू लोड ट्रीज, ऑटम यानी पतझड़, विद द सन सूर्य के साथ, प्लान्स योजना बनाता है, टू लोड ट्रीज यानी पेड़ों को लाद देने का, किससे? विथ फ्रूट्स, फलों से। द पोएट डिस्क्राइब्ड, कवि वर्णन करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, विभिन्न तरह के फलों का, सब्जियों का, एंड फ्लावर्स और फूलों का। इन ऑटम दीज थिंग्स ग्रो इन ट्रीज, इन ऑटम दीज थिंग्स, इन चीजें, ये चीजें, ग्रो इन ट्रीज यानी कि बढ़ती हैं, कब? ट्रीज में यानी पेड़ों में। किट्स डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटम, किट्स वर्णन करते हैं यानी ऑटम यानी पतझड़ के चारित्रिक, आत्मीय चारित्रिक गुणों का, आत्मीय चारित्रिक गुणों का वर्णन करते हैं। ऑटम इज सिटिंग, ऑटम बैठा हुआ है, केयरलेसली ऑन द स्टोर ऑफ ग्रेन, माने इस तरह की भावनाएं प्रकट की गई है कि अनाज के ढेर पर वो केयरलेसली, लापरवाह की तरह बैठा हुआ है। इट इज द मोस्ट इंजॉयबल सीजन, और यह बहुत ही इंजॉयबल यानी आनंदमयी ऋतु होती है। द पोएट आस्क्स स्प्रिंग सीजन, द पोएट आस्क्स यानी कवि वर्णन करते हैं किसकी, वर्णन नहीं बल्कि कवि पूछते हैं, द पोएट आस्क्स स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु से, वेयर इट सॉन्ग इज, कहाँ है इसके संगीत? यानी ये कहते हैं कि स्प्रिंग का तो केवल नाम है, गीत तो तुम्हारे अंदर है, यानी गीत, सुंदरता तो तुम्हारे अंदर है। चूंकि बड़ाई की जा रही है, बड़ाई की जाएगी तो निश्चित तौर पे उनके बारे में ही बात होगी। वेयर दे आर, वे कहाँ हैं? ही एडवाइज टू ऑटम, वो ऑटम को एडवाइस देते हैं, नो मोर थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में तुम मत सोचो। ऑटम हैज हर ओन म्यूजिक, ऑटम के पास ही अपना म्यूजिक है। इट इज रियली वेरी स्वीट म्यूजिक, और यह सचमुच में बहुत ही सुंदर म्यूजिक होता है। म्यूजिक माने गीत। When small nets mourn, जब छोटी छोटी मक्खियां, mourn मतलब भिन भिनाती हैं, it gives pleasure, तो यह काफी आनंद देता है ना। It makes our heart happy, और यह हमारे दिल को और भी खुशनुमा बनाता है। रॉबिन एक पक्षी का नाम है, sings and swallows tweets in the sky,
यानी गीत गाती है। एंड स्वैलोज और पपीहा, पपीहा समझते हैं ना, मोर पपीहा कोयल बोले, नहीं गीत में नहीं सुने होंगे, हाँ। ट्वीट्स यानी ट्वीट करती है, चहचहाती है इन द स्काई, स्काई यानी आकाश में। और ये सारी खूबसूरती कब मिलती है? ऑटम में, यानी ऑटम की बड़ाई हो रही है। बट इन दिस वे, इस तरीके से द पोएट एक्सप्रेसेस द डिफरेंट वेज ऑफ ऑटम्स, कभी इस तरीके से विभिन्न प्रकार के, विभिन्न तरीकों ऑटम के, ऑटम्स म्यूजिक यानी कि पतझड़ के गीत के विभिन्न तरीकों का व्यक्त करते हैं। Hence it is called a season of sweet and melodious music। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं, hence इस प्रकार से it is called, यह कहा जाता है, a season of sweet यानी कि मिठास और मधुरता, मधुर संगीत का की ऋतु, यानी ऑटम को मीठे और मधुर संगीत की ऋतु कही जा सकती है, कहते हैं। ठीक है, मजबूरी है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन इसके मूल भाव को आप समझेंगे तब, जब इसे रेगुलर वे में पढ़ते तो। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, फिर से एक प्यार से शुरू किया था और प्यार पे ही खत्म कर देते हैं। एपिटा प्यार का प्रतीक, एक स्तंभ है, और इसको खत्म करके तब हम कल 5 चैप्टर बचेगा, कल हमारा क्लास का मतलब पोइट्री सेक्शन खत्म कर लेंगे। सैटरडे संडे छुट्टी रखेंगे, फिर मंडे को आप सबको आप प्रिंट आउट ले लेना, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सब हम इसका बना के 2 दिन में फिर क्वेश्चन आंसर खत्म, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यानी 31 दिसंबर तक हमारा प्लान है कि लिटरेचर के हर पार्ट को हम समाप्त कर लें। ठीक है ना, यानी अगला सप्ताह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब मैं आपको, चूंकि अभी पढ़ा हुआ है, सब एक रफ आइडिया मिल गया है, तो उसके आधारित मैं क्वेश्चन आपको बनाना सिखाऊंगा। चलें इसको स्टार्ट करें। एपिटा का मतलब होता है शिलालेख या स्तंभ, जो खासतौर पे पत्थर का स्तंभ बनाया जाता है, और वह मुस्लिम और ईसाई, शायद मुस्लिम और ईसाई धर्मों में ऐसी मान्यता है कि मरने की, मृत्यु के पश्चात उसे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और एक स्तंभ बनाया जाता है, और उसी स्तंभ पर जो लिखा होता है, जो कुछ लिखा होता है उनके बारे में, वही एक शिलालेख कहलाता है, और उसी शिलालेख की चर्चा है। ठीक है, तो मैं लाइन पढ़ता हूं, फिर आपके इसके बीच के भाव को समझाता हूं। दिस पोएम इज रिटन बाय वाल्टर डी ला मेयर। यह कविता लिखी गई है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। He was born in the village of चार्ल्टन। उनका जन्म हुआ था चार्ल्टन के गांव में, इन केंट इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के केंट में पड़ता है। He lost his father at the age of 4। 4 साल की अवस्था में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। And had to move with his family to London। और उनको लंदन मूव करना पड़ा था। कब? 4 साल की अवस्था में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और अपने पूरे परिवार के साथ वो लंदन चले गए। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें सम्मानित किया विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से। दिस पोएम वाज रिटन इन द एडमायरेशन ऑफ एन वोमेन, यानी कि यह कविता लिखी गई थी इन द एडमायरेशन, यानी प्रशंसा में, ऑफ एन वोमेन, एक औरत की प्रशंसा में लिखी गई थी। हु हैड इंडीड डाइड, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है, वह मर गई है, उनकी प्रशंसा में लिखी गई है, और संभवतः यह इनकी प्रेमिका थी। हेयर द पोएट हैज प्रेजेंटेड, यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, द ओल्ड थीम, यानी पुराने विचारों को, बिफोर द रीडर्स, पाठकों के सामने। बिफोर का मतलब बताया था, याद है ना, प्रीपोजिशन में, के सामने के अर्थ में करते हैं। एंड ट्राइज, और कोशिश करते हैं, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट यानी सब अपना अच्छा देने का, टू क्रिएट ए फ्रेश इंटरेस्ट इन देम, यानी कि अपनी एक स्वच्छ छवि, एक स्वच्छ रुचि प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, यानी पुराने विचारों में, पुराने थीम्स में नए भावनाएं, नए विचार देने की कोशिश करते हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि व्यक्त करते हैं, हिज सैड फीलिंग्स, अपने उदासीन अनुभवों को, फॉर अ लेडी, एक महिला के लिए, हु इज लेइंग, जो लेटी हुई है, बिफोर द पोएट, कवि के सामने। लेटी हुई है का मतलब कौन सी? शिलालेख में, यानी मर चुकी है, वो उसका दफन कर दिया गया है उसे। एंड ही थिंक्स, और वह सोचते हैं, दैट शी हैज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन ऑफ द वेस्ट कंट्री, और उसे ऐसा लगता है कि यह इस पश्चिम के देशों की सबसे खूबसूरत महिला है। दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है, वेयर सी मूव्ड, जहां वह घुमा करती थी, स्पेंट हर लास्ट आवर, अपने अंतिम समय को बिताई थी, एंड बरीड, और बरीड का मतलब हो गया वहीं दफनाई गई, है ना।
सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, उन्हें आदत थी यहाँ से यहाँ इधर उधर घूमने की, यहीं पर जहां पे वो दफनाई गई है। सी हैड चार्म, यानी सी हैड चार्म एंड ग्लैमर which is rare in the eye of the poet, यानी उनमें जो खूबसूरती थी, जो एक तरह से मनमोहकता थी, वह संभवतः कहीं अन्य जगह कवि को नहीं मिली। रेयर इन द आई ऑफ द पोएट, कवि की आंखों में दुर्लभ ही ऐसे दिखाई दिए, यानी इतनी खूबसूरती, इतनी मनमोहकता। सी माइट बी लव, ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः उससे प्यार करती थी। सी माइट बी लव टू द पोएट, वह पोएट यानी कवि से प्यार करती थी, ऐसा प्रतीत होता है लाइन से। बट हर ब्यूटी हैज बीन डिसअपियर्ड, लेकिन उसकी सुंदरता गायब हो गई। आफ्टर डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात, है ना। आपने सुना होगा अंग्रेजी में कहावत ब्यूटी हैज विंग्स, सुंदरता के पंख होते हैं, यानी सुंदरता कभी अस्थाई नहीं होती है, यानी कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होती है। यानी सुंदरता चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक न एक दिन समय ऐसा आता है जिससे उसकी सुंदरता छीन होती है। और इस कविता में वही प्रतीक है कि वो सुंदर महिला जो उनकी प्रेमिका संभवतः लगती है, लेकिन उनकी भी सुंदरता अब समाप्त हो गई है। ब्यूटी हैज बीन डिसअपियर्ड आफ्टर डेथ, फाइनली ही थिंक्स, वह सोचते हैं दैट आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के पश्चात, हु विल रिमेंबर हर, कौन उसे याद करेगा, है ना। यही अंतिम लाइन है इस कविता का। पांच चैप्टर हो गया खत्म, और 5 चैप्टर कल। ये तो अपने पे डिपेंड करता है, गियर चेंज करना होता है बस। अभी भी 5 मिनट बचा हुआ, और आज मात्र 37 मिनट, 37.5 मिनट का क्लास हुआ और 5 चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप समझ में भी आपको आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार अपने उस चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी मैं इसे डाल देता हूं, तो आप उसे एक बार वहां से फिर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।